जैसा कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, और क्योंकि वेबिनार में वैसे हमने सिर्फ एक ओवरऑल जो है वो एक जनरल व्यू देना होता है, तो क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड हमने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमने इसका आगाज़ किया है, और हम जो है अब इस चीज़ पे जो है हम ये काम करेंगे कि आप लोगों को ने भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी हमने ये बताना है, ट्रेन करना है कि किस तरीके से आप अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक चूज करना था, इसके पीछे वजह भी यही थी कि आप लोग खुद से जो है आप खुद से कैसे जो है खुद से फिट हो सकते हैं और मुआशरे में क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि फिटनेस आपको पता है कि फिजिकल फिटनेस जो है वो प्रमोट करती है हमारे मसल्स की स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी जो हड्डियां हैं उसे मजबूत करती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे बेहतर करती है, कार्डियोवेस्कुलर का जो हमारा जरा सिस्टम है उसकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, और बहुत से बीमारियों के जो रिस्क हैं वो इससे बच जाते हैं। तो इस वजह से जो डेवलपिंग जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करवाया जाता है, और बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ये इसका नाम तो एथलीट डेवलपमेंट है, लेकिन ये हर बच्चा जो नशोनुमा पा रहा होता है उसके लिए जो है ये जरूरी है कि उसको फॉलो किया जाए। तो आपने भी जब ये इसका मैं आगे फर्दर आपको इसमें बताऊंगा, तो आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि आप लोग इसको खुद से भी अडॉप्ट करें, और आपके घर में जो भी बच्चे हैं चाहे उन्होंने आगे किसी स्पेशल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए आपने इसको फॉलो करना है और आपने इसको जो है स्टार्ट कर देना है। तो जी चलते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान ये होता क्या है? ये बेसिकली हमारी जो पैदाइश से लेकर जो अडल्टहुड तक जो है हमारी जो प्रोसेस है डेवलपमेंट और ग्रोथ का, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसको जो है इसको ये कनाडा में इसका आगाज हुआ था 1990s में। कनाडा के कुछ लोग थे, उन्होंने इस पे रिसर्च की और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उस स्टेजेस में किस तरीके से किस स्टेज पे आपने क्या ट्रेनिंग करवानी है उसकी, ताकि उसकी फिजिकल ग्रोथ हो सके, मेंटली उसको ग्रो कर सके, इमोशनली ग्रो कर सके, और उसकी जो कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ग्रो कर सके। तो ये स्टेजेस वहाँ पे जी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और ये अब पूरी दुनिया में फॉलो की जाती हैं। हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंट जो दौर है वो मोबाइल फ़ोन का एरा है, और बच्चे जो है वो हमारे गैजेट्स में जो है वो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, और वो ज़्यादातर उनका टाइम जो है वो एक तो मोबाइल फ़ोन के यूज़ में या गेम्स वगैरह खेलने में लग जाता है। और दूसरा जो है कोविड की वजह से, अब जब कोविड आ गया है तो उसके बाद हमारी जो ग्राउंड्स हैं वैसे ही सुनसान हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले तक चले जाएं, हमारी ग्राउंड्स भरी होती थी, बच्चे फिजिकली एक्टिव होते थे, उनकी ग्रोथ भी उस तरीके से होती थी। लेकिन अब आफ्टर कोविड ये मसला आ गया है कि बिल्कुल भी जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं है किसी का। इसके लिए सबसे पहले अगर हम एथलीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इस मॉडल में हम एथलीट को डिस्कस करेंगे कि इसके लिए जो सबसे पहले इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि अब पाकिस्तान में बात करें तो हम वी प्रिपेयर इज प्रिपरेशन इज गियर टू शॉर्ट टर्म आउटकम ऑफ विनिंग, नॉट द प्रोसेस। कि इसमें आपको शॉर्ट टर्म जो विनिंग है इसको जीतने के लिए आपको बस प्रिपेयर करवाया जाता है, इस प्रोसेस के लिए इसे नहीं गुजारा जाता। लंबे अरसे के लिए आपको एक चैंपियन बनाने के लिए इस पे काम नहीं किया जाता है। सेकेंडली, आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है उस पे ध्यान दिया जाता है कि आपकी, अगर आप 6 साल के हैं तो ये गेम शुरू करा दें, उस हिसाब से ट्रेनिंग शुरू करवा दें, 8 साल के हैं तो ये करवा दें। ये नहीं देखा जाता कि डेवलपमेंटल जो एज है वो कितनी है। अब एक दो बच्चे हैं 8 साल के, सेम एजेस है दो बच्चों की, एक फिजिकली एक की डेवलपमेंट ज्यादा हुई है और दूसरे की फिजिकली डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुई। तो पाकिस्तान में हमारा यही रुझान है कि हम देखते हैं कि बच्चों की इतनी ही उम्र है 8 साल, तो एक ही ट्रेनिंग करवाएं। तो इस वजह से इसको जो है डेवलपमेंट एजेस के अकॉर्डिंगली इसको आपने देखना है, कि ताकि ये बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंगली जो है ये ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। नेक्स्ट है जी, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स एंड स्पोर्ट स्किल्स आर नॉट टॉट प्रॉपरली। हमारे पास जो बचपन से लेकर अब तक हमें ये फंडामेंटल मूवमेंट जो हमारी होती हैं, जिसमें हमारी वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमें प्रॉपरली जो है हमें इस पे गाइड नहीं किया जाता, और हमें ये सिखाई नहीं जाती। वो किस वजह से नहीं सिखाई जाती? क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड अबाउट लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट। हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है
कि किस तरीके से जो है हमने लोग बच्चों को अपने तैयार करना है। आप लोग भी ऑब्वियसली, कुछ लोग पेरेंट्स होंगे, कुछ लोग पेरेंटिंग में जाने वाले होंगे, तो या आपके घर में भतीजे हैं, भांजे हैं, तो आपने ये जो स्टेजेस हैं ये आपने इनके ऊपर जो है अपनी इम्प्लीमेंटेशन इनकी स्टार्ट कर देनी है, ताकि ये मैक्सिमम जो है इनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो सके। इसके इसके बाद ये जो प्रेजेंटेशन है, इसके बाद आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा। अब एक और इशू ये है कि हमारे पास जो मैनी स्पोर्ट्स स्पेशलाइज टू अर्ली इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन पार्टिसिपेंट्स। हम जो है बहुत जल्दी जो है इसमें बहुत तेजी से कोशिश करते हैं कि हम पार्टिसिपेट कर लें, और बहुत कम उम्र में कोशिश होती है कि हम एक टारगेट को, एक गोल को अचीव कर लें। ऐसा नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है, आपको प्रॉपर उसके लिए तैयार होके, तैयारी करके फिर उस पर अपीयर होना होता है, ताकि आप लंबे अरसे तक जो है आप सस्टेन कर सकें। अब बढ़ते हैं जी स्टेजेस की तरफ। इसकी ये 7 स्टेजेस हैं जो बताई गई हैं। इस पे अगर आप सबसे पहले देखें तो एक एक्टिव स्टार्ट है, फिर है जी फंडामेंटल्स हैं, लर्निंग टू ट्रेन है, ट्रेनिंग टू लर्न है, देन ट्रेनिंग टू compete है, ट्रेनिंग टू विन है, और एक्टिव फॉर लाइफ है। ये इसके 7 स्टेजेस हैं। इसको फर्दर फर्दर मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो फर्स्ट स्टेज है ये है एक्टिव स्टेज। इसमें जो आपकी एज है, जो बच्चा होगा, पैदाइश से लेकर 6 साल तक जो है आप, ये इसकी स्टेज होती है, आप उसको ये फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे। इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू टू मेक प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटी फन एंड एक्साइटिंग एंड एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेली रूटीन थ्रू आउट लाइफ। आप अब आजकल आपने देखा होगा, बड़ा हैशटैग ट्रेंडिंग में था अबरार अबरारुल हक का, कि हमें पहले स्टोरी सुनाई देती थी और बच्चों को जो है अब मोबाइल फोन पे वो दिखा के, और जो है उनको वो सोने के लिए कहा जाता है। और अगर आप देखें तो हर बच्चा जो है अब मोबाइल स्क्रीन देखते रहते हैं और फिजिकली एक्टिव नहीं होते। तो आपने उन्हें क्या करना है कि आपने उन्हें फिजिकली जो है उन्हें एक्टिव करना है इस एज में 6 साल तक। इसकी गाइडलाइंस ये है कि इसमें कोई कोचिंग का इंट्रोडक्शन नहीं है, आपने कोई इसके कोचिंग पैरामीटर्स नहीं है। सिर्फ आपने देखना है कि आपके पास जो बच्चे मौजूद हैं वो सेफ इन्वायरमेंट में, कि आप उन्हें अगर कहीं पे भगा रहे हैं या जंपिंग का कह रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो आपने उनका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ हो, कि अगर वो गिरे तो उन्हें चोट ना लगे, और किसी कोई ऐसी चीज उनके पास ना हो जो डेंजरस हो। इस स्टेज में बच्चे को आपने कंटिन्यूअसली 60 मिनट तक जो है आपने उसे एक्टिव रखना होता है, कि आप कोई ना कोई उससे एक्टिविटी करवाते रहें, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसमें आप उन्हें रनिंग करवा सकते हैं, जंपिंग करवा सकते हैं, अगर कोई बेचारा व्हील चेयर पे है तो व्हीलिंग करवा सकते हैं, ट्विस्टिंग है, किकिंग है, थ्रोइंग है, और कैचिंग है। इसमें कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपने बच्चे को एक्टिव रखना होता है, ताकि बच्चा जो है अपनी मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फेज से गुजर सके, उस टाइम जब वो एक साल से, बचपन से लेकर 6 साल तक के दौरान है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं जी। फंडामेंटल्स हैं। इसके अंदर जो एज है वो आप बच्चे को 6 से लेकर 9 साल तक, और जो फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, वो 6 से लेकर 8 साल के जो बच्चियां हैं उन पे ये स्टेज इंप्लीमेंट होती है। ये इनकी जो पहली लर्निंग की स्टेज है, जिसमें आप प्रॉपर इनको जो है ABCs सिखाते हैं, यानी कि टू बी, आपने इसमें एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्पीड, इसकी आपने उनको जो है वो एक्टिविटीज करवानी होती है, ताकि बच्चों के अंदर उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज जो हैं वो डेवलप हो सकें। उसके बाद आपने इनके अंदर जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, जो आप पहले उनको वैसे ही सिखा रहे थे कि इस तरह से चलें, या कोई भी गेम आपने उनको इंट्रोड्यूस करवा दी, उसमें अब आपने उनकी फंडामेंटल जो उनकी मूवमेंट्स की स्किल है वो डेवलप करनी होती है, ताकि उनकी जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो जो है वो बन सके। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स ये हैं कि अगर आप ये जो नीचे वाली पिक्चर देखें, ये जो बच्चा है ये एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस पे खड़ा होगा तो ये लेफ्ट साइड पे अगर गिरेगा, तो आप इसको बताएंगे कि अपने बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आपने राइट साइड पे मूव करना है। तो आपके जो लार्ज मसल्स जो हैं, जिसमें बाजू हैं, आर्म्स है, उसका जो बाकी के तमाम लार्ज मसल ग्रुप है, वो उसको यूज करते हुए वो अपने आप को राइट साइड पे अगर गिर रहा है तो लेफ्ट साइड पे करेगा, तो वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा। तो ये उसके अंदर एक ग्रॉस मोटर स्किल जो है डेवलप हो जाएगी। तो फ्यूचर में जब भी बड़ा होके उसके सामने कोई इस तरह की कोई भी सिचुएशन आएगी, तो वो जो है इसको तरीके से उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी और वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। इसी तरीके से आप बच्चे को कैच करना सिखाते हैं। शुरू में उससे नहीं हो रहा होता, आप उसे बताते हैं कि दोनों हाथ अगर क्लोज करेगा, बॉल आएगा तो फिर पकड़ेगा, तो फिर जो है उसके अंदर वो डेवलप हो जाती है। जैसे ही
वो बड़ा होगा उसके ऊपर आप कोई चीज बगैर बताए फेंकेंगे तो उसकी, क्योंकि वो मोटर स्किल डेवलप हो चुकी होगी, तो वो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसकी जो गाइडलाइंस है वो ये है कि चिल्ड्रन एट दिस स्टेज शुड टेक पार्ट इन वेरियस स्पोर्ट्स। आपने बच्चों को किसी एक गेम तक महदूद नहीं करना, इससे बच्चों की जो जो लर्निंग है वो रुक जाती है। आपने इनको वेरियस स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो भी बच्चा खेलना चाहे आपने उसमें इसमें इन्वॉल्व करना है। इस एज के अंदर आपने उनके अंदर स्पीड डेवलप करनी है, पावर डेवलप करनी है, एंड्योरेंस है, और ये डिफरेंट गेम्स के साथ खिला के ही आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ उन्हें भगाते जाएं या कोई वेट की आप उन्हें कोई पावर की कोई ट्रेनिंग करवाते जाएं। आपने डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन करके आपको इसमें करना होता है। इसी स्टेज पे नेक्स्ट है जी, आपने इसको जो रूल्स हैं गेम्स के हिसाब से रूल्स और एथिक्स का समझा देना होता है कि ये बेसिक बेसिक रूल्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है। क्योंकि अब बच्चा थोड़ा सा समझदार हो गया होता है इस एज में, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको एथिक्स के बारे में और रूल्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, और उसकी उसके आपको कोई भी उसको बॉडी वेट एक्सरसाइज करवाने पे आप उसको रागिब करते हैं। कोई मेडिसिन बॉल या स्विस बॉल दे के जी आप उसे कहते हैं कि आप जो है इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करें ताकि आप इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो सके। लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट, आपने इस तमाम प्रोसेस में इस एज ग्रुप के बच्चों में ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो लो वॉल्यूम की ट्रेनिंग होगी। क्योंकि बच्चा ग्रोइंग फेज में होता है, मसल्स उसके और बॉडी उसकी इतनी मेच्योर नहीं होती है, तो आपने जो उसका जो ट्रेनिंग का वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा लोड नहीं डालना। आपने लो वॉल्यूम के साथ उसकी आपने ट्रेनिंग करवानी है। थर्ड स्टेज है जी लर्निंग टू ट्रेन की स्टेज। ये इसमें जो एज है वो जो बच्चे हैं वो जो मेल हैं वो 9 से 12 साल के बच्चे हैं, और जो फीमेल हैं 8 से 11 साल के बच्चे हैं। इनकी जी आपने यहाँ पे अब ये इस फेज में उनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपने जो पहले जो एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्पीड उनको सिखाई थी, अब आपने उसको स्पोर्ट्स के लिहाज से ओवरऑल आप इसको डेवलप करते हैं। उसके डिफरेंट किस्म की आप उसमें एक्टिविटीज डिजाइन करके इसमें करते हैं। उसके बाद उसकी नेक्स्ट फेज में आप ये करते हैं कि जो भी उसके फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट्स हैं वो एक वेल स्ट्रक्चर आप प्रोग्राम बनाते हैं और इंटीग्रेट इनको आपस में कर देते हैं। कि अगर आप फिजिकली उसको कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसकी उसके साथ आपने मेंटल स्किल्स भी डेवलप करनी है। इमोशनली आपने भी उसको जो है उसको आपने ट्रेन करना है, ग्रो करना है, ताकि जो है वो फिजिकली जो है उस गेम में, क्योंकि एक गेम में सिर्फ फिजिकल आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, आप मेंटली भी आपके अंदर जो है मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज होनी चाहिए, आपकी इमोशनल स्किल्स होनी चाहिए। वो डिपेंड कर रही होती हैं उसके अंदर, तो वो भी आपने ट्रेन करनी है और आपने उसके अंदर फिजिकल लिटरेसी उसको दे देनी है। इसकी गाइडलाइन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले आपने इसमें स्पीड, एजिलिटी और क्विकनेस आपने डेवलप करनी है। उसमें आपने बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज इसमें करवा देनी है, बहुत ज्यादा नहीं। आपने कम एक्सरसाइजेज जो है इसमें करवानी है, बहुत ज्यादा लोड इसमें भी अभी आपने नहीं डालना। और आपने इसको बेसिक स्पोर्ट्स का नॉलेज शुरू कर देना है। आपने बता देना है कि वार्म अप किस लिए होता है। कि आप वार्म अप ऑब्वियसली आपने अगर अपनी जो है कोई इंजरी से आप प्रिवेंट हो सके और अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो आप करने जा रहे हैं वो अब बेहतर हो जाती है, आपका वार्म अप इसलिए जरूरी है। कूल डाउन के फायदे बता देने हैं। आप लोग बहुत सारे माशाल्लाह हमारे पास काफी ट्रेंड लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन के बारे में आप उन्हें बताएंगे, और ये आप इनकी तमाम ट्रेनिंग इस तरीके से आप इनको बेसिक नॉलेज देना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग आप भी साथ में वो भी देंगे कि आपने उनको बताना है कि किसी भी कंपटीशन में अगर वो जाएंगे तो विनिंग जरूरी नहीं है, सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। आपने फन के तौर पे एक्सरसाइज वहाँ पे हिस्सा लेना है और आपने साथ सोशलाइज करना है। क्योंकि जो बच्चा कंपटीशन में जाता है, फन करता है और सोशलाइज सोशलाइज होता है, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर जो है ना वो उसकी स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। तो इस स्टेज में ये है जी। नेक्स्ट स्टेज है जी ट्रेनिंग टू ट्रेन स्टेज। इसमें बच्चे 12 साल से लेकर 16 साल तक लड़के और 11 साल से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने उसके अंदर जी इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड डेवलप करनी है मजीद बेहतर। उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल कैपेसिटी एंड फंडामेंटल मूवमेंट्स। इससे पहले तक जो आप कर रहे थे वो आप बेसिक बता रहे थे। अब बच्चा इस स्टेज में आ गया है कि आपने उसको ये फिजिकल कैपेसिटी और उसकी जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं वो स्किल्स पे आपने काम शुरू कर देना है, और उसको डेवलपमेंट के लिए आपने उसको थोड़ा थोड़ा लोड देना शुरू कर देना है। इसकी गाइडलाइन ये है कि आपने सबसे पहले फोकस करना है एरोबिक सिस्टम के ऊपर, कि उसको जो भी एक्सरसाइजेस करवाई जाए उसका एरोबिक सिस्टम जो है वो आपने इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपने उसे एक स्पोर्ट्स की तरफ आपने उसे ले जाना है कि उसका इंटरेस्ट देखेंगे कि वो किस स्पोर्ट्स में जाना चाहता है।
आप उस पर फोकस करके उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन उसके साथ हम उसकी बाकी की ट्रेनिंग भी जो है वो स्टार्ट रखेंगे। मल्टी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अब कोई भी करवा सकते हैं जो भी वो करना चाहे, लेकिन फोकस आपका एक ही जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर होता है। उसके पास स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्पीड और स्किल है, आप वो उसको सिखाएंगे। साथ साथ इस एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा जो है वो पबर्टी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये जब बलूगत इख्तियार करने लग जाते हैं तो इनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, इनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस उस टाइम आ रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है कि आप बीइंग ए कोच या पेरेंटिंग में जब आप होते हैं जी तो जी। आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इस दौरान बच्चे पे बहुत ज्यादा इमोशनली उसके साथ अटैच होना पड़ता है, उसके बहुत करीब होना पड़ता है, और उसको हर चीज को उसको क्यूरियोसिटी हो रही होती है, आपको समझाना पड़ता है स्टेज में, ताकि वो अच्छी तरीके से उस स्टेज से गुजर सके। और साथ में उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं बॉडी में, वो आप फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंजरी जो है वो उसकी ना हो। तो फ्लेक्सिबिलिटीज के ऊपर आपने काफी ज्यादा इस पे भी फोकस करना है स्टेज में। साथ ही क्योंकि अब बच्चा क्योंकि ग्रोइंग फेज में चला गया है, बलूगत इख्तियार कर रहा है, तो आपने वेट लिफ्टिंग की तरफ उसको रागिब कर देना है कि थोड़ी थोड़ी वो वेट ट्रेनिंग भी करेगा, और परफेक्ट टेक्निक्स के साथ आप उसको बताएंगे कि हाउ टू डू दीज एक्सरसाइजेज विद 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 करेक्ट एंगल्स। और जो बाकी कोई भी इसमें ऐसी चीज आप नहीं बतानी, उसको बता देना है कि रिस्क क्या है, अगर कोई भी आपने गलत तरीके से एक्सरसाइज की तो इंजरी हो सकती है। तो आपको प्रॉपर उसको नॉलेज देके फिर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि मैं देखता हूँ जिम्स में कि 16 साल से पहले या 18 साल से पहले जिम नहीं करना। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप हल्की जो है लाइटर मोड में आप वेट लिफ्टिंग वेट ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप इस क्योंकि आपका सिंगल स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान होता है, तो आप उसको ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसी गेम से रिलेटेड। और आपको उसी गेम के उसको बेसिक रूल्स बताने होते हैं कि क्या उसके बेसिक कंपटीशन के रूल्स हैं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके अकॉर्डिंगली डेवलप होना शुरू हो जाए। और फिर आप उसको कंपटीशन में जो है वो हिस्सा वो लेता है और उसके में वो कम्पीट करता है। नेक्स्ट स्टेज है जी हमारे पास ट्रेनिंग टू कम्पीट। ये फिफ्थ स्टेज इन्होंने डिफाइन की है। इसके अंदर जो एज है, जो बच्चे हैं 16 से 18 साल, और जो बच्चियां हैं 15 से 17 साल की बच्चियां, जिनको ये करवाई जाती है। ये अब क्योंकि बच्चा मेच्योर हो रहा होता है, तो इसके अंदर जो आप पहले एक्सरसाइजेस करवा रहे थे वो आप मजीद उसको जो है आप रिफाइन करेंगे। इसमें आपने इवेंट जो बच्चे का होता है तो उसका इवेंट स्पेसिफिक आपने डेवलपमेंट आपने उसकी फिजिकल प्रिपरेशन करवानी है। जस्ट सपोज अगर उसका हॉकी का कोई बच्चा है और वो हॉकी में उसका कोई इवेंट है, तो आप उसके हॉकी के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें स्पीड भी है, एजिलिटी भी होती है, एंड्योरेंस भी होती है, तो आपने इन तमाम चीज़ों पे आपने फोकस करना है, ताकि उस इवेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो काम जो है वो प्रॉपरली वो कर सके। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपने डिफाइन करनी है। अगर आप किसी एथलीट को तैयार कर रहे हैं किसी भी गेम के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, तो आपने उसकी स्ट्रेंथ वहां पे आइडेंटिफाई करनी है कि जस्ट सपोज अगर वो एमएमए का स्टूडेंट है, तो आपने देखना है कि अगर उसकी पावर में कोई मसला है तो आप पावर ट्रेनिंग करवा देंगे, अगर कोई स्पीड में मसला है तो आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो है वो आप करवा देंगे। तो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके बीइंग अ कोच बीइंग अ मेंटोर आपको ये चीज देख के उस पर वर्किंग करनी होती है। तो ये सारी है। उसके बाद जो बाकी की जो डेवलपमेंट जो आप फिजिकल मेंटल कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट है, ये आप उसके साथ ही आप उसको करवाएंगे। इमोशनली बहुत जरूरी है डेवलपमेंट इसके अंदर। बाकी काम तो आप कर ही रहे होते हैं, फिजिकल भी आप इन्वॉल्व होते हैं, आप मेंटली भी उसको स्ट्रांग कर रहे होते हैं, आप उसकी तमाम एबिलिटीज पे, लेकिन इमोशनली भी आपको जो है उसको ट्रेन करना होता है। वो डिफरेंट सेशंस होते हैं, डिफरेंट उसकी जो है एक्सरसाइजेज हैं, तो आप उसके थ्रू इसको कर सकते हैं। क्योंकि जस्ट सपोज आप कोई एक आपके अपोनेंट आपको कोई भी ऐसी बात कर देता है जिससे आप इमोशनली बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो आपको वहां पे उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको उतनी आप डेवलपमेंट आपकी माइंड की होनी चाहिए कि आप इमोशनली उसको कॉप अप करें उस सिचुएशन को, और आप पे वो चीज़ हावी ना हो। ये इस तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं, तो इसमें अपोनेंट्स यूज करते हैं। तो आपको जो है इसमें इमोशनली भी उसको डेवलप करना है। इसकी गाइडलाइंस की तरफ तरफ चलते हैं। इस स्टेज में 50% जो आपकी जो टाइम है वो आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए और इसके टेक्निक्स को इम्प्रूव करने पे हम लगाते हैं, और 50% जो टाइम है वो कंपटीशन के रिगार्डिंग कंपटीशन की स्पेसिफिक ट्रेनिंग इसमें जो है हम इसमें करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी लर्निंग टू इम्प्लीमेंट टेक्निक स्किल्स इनटू कंपटीशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग। आपने जी इसको टेक्निक और स्किल्स पे आपने वही काम करना है जो कि कंपटीशन से रिलेटेड जो है आपने स्पेसिफिक इसकी ट्रेनिंग में आप उसको करवा रहे हैं वो आपने रहना है। फिर आपने उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना है, पीरियडाइजेशन डिजाइन करनी है कि अगर आपका 3 महीने है तो 3 महीने के लिए आपने उसकी एक
पीरियडाइजेशन के थ्रू आपने इसका फिटनेस प्लान डेवलप करना है, बनाना है कि किस तरीके से आप 3 महीने में ये ट्रेनिंग करेंगे तो आप जो है compete कर सकेंगे। अगर साल बाद कोई इवेंट आपका होने जा रहा है तो साल की पीरियडाइजेशन बनाएंगे। पीरियडाइजेशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी इंशाल्लाह किसी टाइम बात करेंगे। उसके बाद जी आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि आपने उसकी जो डेवलपिंग पर्सनल ट्रेनिंग प्लान फॉर इंडिविजुअल एथलीट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, आपने उसको देखना होता है कि उसका फिटनेस का प्रोग्राम आपने जो डेवलप किया वो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। आप फिटनेस तो आपने उसको करवा ली, उसके बाद उसने जो रिकवर करना है, रिकवरी के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया। ये नहीं कि आप उसको 3 दिन ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 4 दिन ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उसके बाद आप उसे रेस्ट ही ना दें। आपको रिकवरी फेज भी देखना होता है कि किस तरीके से वो रिकवरी करेगा। फिर साइकोलॉजिकली आपने उसको देखना होता है कि वो कितना स्ट्रांग है, अपने अपोनेंट से वो ज्यादा घबराया हुआ तो नहीं है। फिर उसकी टेक्निक डेवलपमेंट पे, ये तमाम चीजें इस पे जो है आपको इस पे काम करना होता है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ जी, ट्रेनिंग टू विन। दिस इज माय फेवरेट स्टेज। इसमें जो आपके जो एथलीट हैं, आप 18 साल से लेकर 21 साल तक जो मेल हैं, और जो फीमेल है 17 साल से लेकर 21 साल तक जो है, उनको जो है इसके लिए इस फेज में ट्रेन किया जाता है। इसमें ये होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपने प्लेयर की ऑप्टिमम जो है ना वो परफॉर्मेंस लेनी होती है इवेंट के अंदर। अब आप देखते हैं ओलंपिक्स में पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, पूरी दुनिया से एलीट जो उनके होते हैं ना, जो सबसे क्रीम होती है वो आई होती है, लेकिन एक बंदा विन करता है। विन वो करता है जो उस स्पेसिफिक इवेंट के अंदर अपनी ऑप्टिमल जो परफॉर्मेंस है वो देता है। बाकी भी सारे एलीट होते हैं, वो भी बेस्ट होते हैं, लेकिन उस इवेंट के अंदर जो अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे जाता है वो विन कर देता है। उसी तरीके से आपने उस अपने जो एथलीट है उसको उस इवेंट से रिलेटेड आपने उसको रिफाइन करना होता है कि किस तरीके से उसका तमाम जो फिटनेस के जो पैरामीटर्स हैं आपने उन पे काम कर लिया। अब आपने उनको रिफाइन करना है कि देखते हैं किसी चीज में लैक तो नहीं कर रहा, आपने उस पर ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी है। रिकवरी तो इस बच्चे की कम नहीं है, आपने रिकवरी पे काम शुरू कर देना है। तो आप ये तमाम चीजें जो फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट है, ये इंटीग्रेट कर देते हैं। जिस तरह पहले करते आ रहे होते हैं उसी तरीके से आपको कंटिन्यू रखना होता है। ये नहीं होता कि आपने पहली स्टेजेस में बच्चे को सिखा दिया और इस स्टेज में आपने छोड़ दिया। दिस इज ये पॉसिबल नहीं है, आपको ये साथ साथ करनी करनी पड़ती है। टू कंडक्ट इवेंट स्पेसिफिक टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, ये भी जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी टेस्टिंग करनी है और मॉनिटरिंग करनी है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान हॉकी टीम का परफॉर्मेंस जो है वो हमने एनालिसिस किए हैं, उसमें उनके एंथ्रोपोमेट्रिक जो है हमने इनकी मेजरमेंट्स ली हैं, तमाम जो हैं वो ली हैं। इसके अलावा साथ हमने स्पीड, एजिलिटी और बाकी तमाम एस्पेक्ट्स देखे हैं। तो हमने ये चीज़ हमने इसमें ये इसलिए टेस्टिंग की गई थी कि इसके अंदर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है जिनसे ये compete करने जा रहे हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है और हमारे प्लेयर्स किस जगह पे खड़े हैं। तो उसी तरीके से आपने जो है ये ज़रूर लेनी होती है और ये इनकी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग आपने टाइम टू टाइम करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपने इनकी पीरियडाइजेशन बना के आपने इनको तैयार करना होता है। इसकी गाइडलाइंस भी बहुत सिंपल हैं। आपने इसमें एथलीट शुड बी ऑप्टिमाइज इन फिटनेस, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स एंड परफॉर्मेंस इन कंपटीशन। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है जी कि आपने उनकी ऑप्टिमल जो है फिटनेस को आपने लेना है। वेल प्रिपेयर्ड मेंटली डीलिंग विद कंपटीशन, आपने उसको मेंटली बहुत ज्यादा जो है आपने उसको प्रिपेयर करना है। अभी आप ये जो आपने जेवलिन के मैचेस देखे हैं, इसमें आपने देखा है कि नीरज चोपड़ा जो है वो ठीक है, तमाम एस्पेक्ट्स में वो ठीक था, लेकिन उसकी जो मेंटली वो इतना स्ट्रांग था, उसके कोचेस ने मेंटली उसकी इतनी ग्रूमिंग की थी कि आपने देखा होगा कि उसने जैसे ही वो जेवलिन थ्रो किया तो उसने मुड़ते साथ ही हाथ ऊपर कर लिया था कि भाई मैं विनर हूं। इस तरीके से उसको मेंटली उन्होंने एक विनर्स वाला मेंटल अप्रोच देके उन्होंने तैयार किया था कि आप चैंपियन हैं। तो आपको इस तरीके से मेंटली भी उनको ग्रूम करना है। फिर कंपटीशन फिर कंपटीशन में जी आपने जो है आपने देखना है कि आपका जो एलीट है वो आपके कंपटीशन के टाइम जो है वो पीक पे हो। ये ना हो कि आपका फर्स्ट को कंपटीशन है और आज 20 तारीख है तो आप 20 तारीख को उसको इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करवा दें कि वो रिकवरी ना हो सके, या 25 तारीख तक एक्सरसाइज करवाएं वो रिकवर ना हो सके। तो आपने उसको एक्सरसाइज करवा के आपने उसको टाइम देना है रिकवरी का, ताकि वो अपनी मैक्सिमम पीक पे हो जब वो कंपटीशन के अंदर जो है वो जा रहा हो। और ट्रेनिंग लोड आपने उसके ऊपर उसके बाद इस तरीके से देना है कि उसका हाई इंटेंसिटी वॉल्यूम ट्रेनिंग करवानी है, लेकिन उसके साथ में आपने ज़रूर देखना है कि उसकी रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही। इस तमाम प्रोसेस के अंदर जब आप एलीट एथलीट्स तैयार कर रहे होते हैं तो आपका जो मेजोरिटी होती है आपने
एक्सरसाइज का टाइम होता है वो अपने कंपटीशन की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया होता है, और जो 25% ट्रेनिंग होती है वो आप जनरल ट्रेनिंग उसमें करते हैं। लास्ट पार्ट जी, ये हम सबके लिए हो सकता है कि स्टेज 7 है एक्टिव फॉर लाइफ। इसमें ये होता है कि जब आप ये किसी भी एज में कर सकते हैं, मेल या फीमेल हो, किसी भी एज में हो, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप किसी एक ऐसी स्टेज पे होते हैं कि आपने सोसाइटी में आपको इंटीग्रेट कर दिया जाता है उस तरीके से कि आप सोसाइटी के साथ मिलके फिजिकली एक्टिव हो जाएं। तो आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया जाता है ताकि आप फिजिकली एक्टिव हों, मेंटली एक्टिव हों। इसकी गाइडलाइन ये है कि जब एक एथलीट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है दे चुका होता है और वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा होता है, तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स छोड़ नहीं देता वहाँ पे। यहाँ पे तो मैं बहुत से कोचेज ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं और उसके बाद उनके पेट निकल आते हैं और वो ट्रेनिंग ही नहीं करते। और ग्राउंड में जाके अगर आपको कोच ढूंढना हो तो आपको पता लग जाता है कि सबसे मोटा बंदा जो है वही कोच है इनका। बाहर ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपने आप को उसी तरीके से फिट करते हैं और फिटनेस पे वो काम करते हैं, किसी दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, कोचिंग की तरफ चले जाते हैं, ऑफिशियल्स बन जाते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, या कोई भी और अदर कैरियर जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से ताकि वो अपनी हेल्थ के जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अचीव कर सकें और मुआशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें और एक रोल मॉडल हों लोगों के लिए कि ये एक फिट लोग हैं। तो ये एक जनरल सी जी इस पे डिस्कशन थी। तो इंशाल्लाह ताला इस पे कभी हमारा प्लान है कि हम इस पे काम करेंगे और फ्यूचर में जो है इसको एक डिटेल टॉपिक के तौर पे अपने कोर्सेज में इन्वॉल्व करेंगे। अभी क्योंकि ये वेबिनार था तो बहुत ही ब्रीफ जो है मैंने इस पे जो है आपको इंट्रोडक्शन दिया। ये स्लाइड मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आप भी इस पे कोशिश कीजिएगा और अपने पे और अपने बच्चों पे जो लाजमी जी आपने ये काम करना है और उन पे ये स्टेजेस जो है आपने वो इम्प्लीमेंट करवानी है ताकि ये आप एक अच्छे मुआशरे को जन्म दे सकें और अपनी जो हमारी जो हम पे जो एक जिम्मेदारी है फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं एक अच्छी कौम बन के सामने आ सकें। बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू यू सर।